अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? दिस इज़ डॉक्टर उसामा फ्रॉम एरिया 4206 4206 गुजरात जोन। कुछ लोग ज़रा थोड़े पंजाबी भी इंशाल्लाह मैं अगर हो सका तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा गाइड करता रहूँ, क्योंकि उम्मीद है जो ये वीडियोस देख रहे होंगे हमारे वो ज़्यादा जो है पंजाबी से ही उनका लिंक होगा। वो अपनी जो है लाइफ में ज़्यादातर पंजाबी यूज़ करते हैं, उर्दू का इस्तेमाल काफ़ी कम करते हैं। तो उनके क्लाइंट्स भी जो हैं वो इजी फील करते हैं पंजाबी को यूज़ करने में। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर ना हो सका तो माज़रत। हाँ, तो आज शुरू करते हैं जी हमारा फाउंडेशन कोर्स का चैप्टर 1 भी मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन वो अगर आपको शो नहीं हो रहा चैनल में तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो शो हो जाएगा। तो चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आ जाइए। अगर आप कोई न्यू है जिसको नहीं आइडिया, तो मैं उसको बताता चलूँ कि ये जो सीरीज़ या कोर्स हमने शुरू किया है, इसमें जो लोग स्टेट लाइफ को ज्वाइन करते हैं एज ए एजेंट न्यूली, तो सरकारी अदारा होने की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़रा थोड़ा जो सरकारी काम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कुछ जगहों पे वो आपको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पाती, लोगों के आगे बड़ा वो गुच्छल मुच्छल सा मचा होता है एक प्रॉपर जो है कुछ जगहों पे, क्योंकि अदारा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अलाइनमेंट, लेकिन जो आप नीचे जाते हैं, जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ और काफ़ी मसला आता है। जो आप प्रमोट होते जाते हैं, हायर जो है ग्रेड पे जाते हैं, वो साथ साथ जो है वो प्रॉपर जो है चीज़ें होती जाती हैं और वो मसले भी कम बनते हैं, ठीक, यानी निज़ाम ठीक होता जाता है। तो ये उन भाइयों दोस्तों के लिए है जो समझना चाहते हैं क्या है स्टेट लाइफ, क्या है, इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करती है, इसमें चीज़ें कौन कौन सी हैं और इसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर काम करने के लिए, और आपके अंदर क्या होना चाहिए कि ताकि आप इसके साथ परफेक्ट मैच होके आपको एक बेस्ट कैरियर बन सके। तो शुरू करते हैं जी। द नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, पहली जो चैप्टर था उसमें इंश्योरेंस मार्केट, वो छोटा सा इंटरव्यू दिया था कि हिस्ट्री क्या होती है इंश्योरेंस की, उसमें क्या जो है शुरू कहाँ से हुआ काम। तो इसमें जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में जो है नंबर 1 ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस मार्केट हम पढ़ेंगे। अभी जो ये पूरा टॉपिक है इसमें है नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट को हम सारा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। उसमें जो है यानी हम स्पेसिफिकली जस्ट लाइफ को नहीं कर रहे, इसमें सब आ जाएंगी, घर की, गाड़ी की, जान की, किसी भी व्हीकल की या किसी भी जो है ना चीज़ की इंश्योरेंस जो है हम सब डील करेंगे इस जो है चैप्टर में। इसमें जस्ट स्पेसिफिकली हम एक चीज़ को नहीं डील कर रहे। तो जी ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और जो है वो इंश्योरेंस मार्केट। ये इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसकी बारीकियाँ, ये अभी शुरू नहीं हुआ, जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इंश्योरेंस सेक्टर का वो कैसा है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस मार्केट ऑफ पाकिस्तान की इंश्योरेंस मार्केट कैसी है, इन पॉइंट्स को जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आती है डायरेक्ट सेल्स फोर्स। डायरेक्ट सेल फोर्स क्या होती है? रेफर्स टू सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन अ नॉन रिटेल इन्वायरमेंट। यानी डायरेक्ट सेल फोर्स वो होती है जो चीज़ें डायरेक्ट जाके अपने कस्टमर को सेल करती है इन नॉन रिटेल इन्वायरमेंट। रिटेल इन्वायरमेंट क्या होता है? जिसमें आपने बोर्ड शोर्ड लगाया होता है, दुकान खोल के आप एक जगह पे बैठ जाते हैं। इस मार्केट में यानी इंश्योरेंस की जो सेल्स होती हैं, इनमें आप कोई दुकान खोल के या ऑफिस खोल के जो है वो बाहर बोर्ड लगा के रोड पे नहीं बैठते आप। यू मे बी हैव अ बिल्डिंग और ऑफिस इन बिल्डिंग, और यू मे हैव अ विजिटिंग कार्ड, आपका विजिटिंग कार्ड होगा, लेकिन आप इस तरह जिस तरह दुकानें बाहर खुली होती हैं, दुकानों में लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, आप इंश्योरेंस इस तरह नहीं बेचते एक जगह पे बैठ के। आप जो है डायरेक्टली कस्टमर के पास जाते हैं, और कंज्यूमर हम कहते हैं जो चीज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि अभी हम जनरल बात कर रहे हैं ना, इसमें हम प्रोडक्ट और कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर क्या होता है? जो हमारे से चीज़ लेता है, और प्रोडक्ट क्या होती है? जो चीज़ हम उसको दे रहे होते हैं। और सेलर कौन होता है? जो उस चीज़ को बेच रहा होता है।
तो इन नॉन रिटेल इन्वायरमेंट जो है उसमें जो सेलिंग होती है उसको हम डायरेक्ट सेल्स फोर्स कहते हैं। इंस्टेड सेल्स अकर्स एट होम वर्क और अदर नॉन स्टोर लोकेशन। The system often eliminates several of the middlemen involved in this product distribution, such as the regional distribution center, इंस्टा जो है ना इधर तक ही करते हैं। इसमें जो होता है कि वो कोई भी घर या जो है वो नॉन स्टोर लोकेशन किसी भी जो है ना ये घर या काम की जगह पे जो है ना नहीं जो क्या उसे कहते हैं, सॉरी मैं आगे ज़्यादा ही कर रहा हूँ, जो है ये जो सेल्स होती हैं ये घर या काम की जगह या अदर नॉन स्टोर लोकेशंस वहाँ पर जो है ना ये सेल्स वगैरह होती हैं। यानी ये जैसे बताया कि रिटेल इन्वायरमेंट में नहीं होती, नॉन रिटेल इन्वायरमेंट होती हैं। जैसे किसी के घर जाके आप उसकी इंश्योरेंस करा रहे हैं या किसी फैक्ट्री में जाके उसके मालिक की करा रहे हैं या उसके वर्कर की करा रहे हैं या कोई और जो लोकेशन है जहाँ पे स्टोर नहीं है किसी और लोकेशन पे जो है आप कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड जो है ना नॉन रिटेल इन्वायरमेंट। यानी इसकी वजह से ये होता है कि जो मिडल मैन होते हैं सेवरल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सच एज रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, अपने कंपनी से डायरेक्ट जो है वो अपने सेलर को चीज़ सेल करते हैं और वो उसको यूज़ करता है। यानी आम सेटअप में अगर आप देखें तो फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है, प्रोडक्ट बनती है, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन आगे से जो है ना वो मिसाल के तौर पे पूरे पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पंजाब से जो है ना वो इधर हमारा गुजरात एरिया मिसाल के तौर पे गुजरात में एक डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। फिर गुजरात में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आगे से मुख्तलिफ गाँव में जो बैठे होल सेलर हैं मुख्तलिफ छोटे एरियाज़ में होल सेलर्स को देगा। फिर उन होल सेलर जो है ना आगे से महलों में बैठी जो दुकानें होंगी उन दुकान पे चीज़ देगा। फिर इस तरह वो दुकान से जो है ना फिर कंज्यूमर तक वो चीज़ जाएगी। यानी जो बीच में जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर होल सेलर दुकानदार ये सारे जो है बीच में मिस हो जाते हैं। यानी ये से इंश्योरेंस सेल में इस तरह का प्रोसेस नहीं होता, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह अगर हम डायरेक्ट सेल करें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-3 बंदे बीच में से जो है निकल जाते हैं, मिडल मैन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होते हैं ये मिडल मैन होते हैं और ये होल सेलर ये बीच में से निकल जाते हैं। यानी फैक्ट्री से डायरेक्ट चीज़ प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक सीधी पहुंच रही है। इंस्टेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट गो फ्रॉम द कॉरपोरेशन टू द डायरेक्ट सेल कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर और रेप एंड टू द कंज्यूमर। यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो सीधी कॉरपोरेशन से, कॉरपोरेशन क्या है अदारे से जो है वो सीधी जो है वो किसी कंपनी में जाती है या और फिर उस कंपनी से जो है वो आगे कंज्यूमर तक जो है वो चली जाती है। कंपनी आप कह सकते हैं जैसे हमारा जो हेड ऑफिस है स्टेट लाइफ का वो जैसे कराची में है, कराची से जो है वो उसमें सारी चीज़ें प्रोसेस वगैरह होती हैं, सारा जो डाटा होता है क्लाइंट्स का उसमें सारा जो है वो उधर कराची हेडक्वार्टर्स में सेव होता है। आपने कोई भी अपनी पॉलिसी करवानी है आप इधर गुजरात में जो है जोन में करवाएंगे, फिर यहाँ गुजरात जोन से जो है ना आगे कराची जोन में जाएगी, फिर कराची जोन में से आपकी वो अप्रूवल सब कुछ होके वापस गुजरात जोन, फिर वहाँ से होके आपको जो पास जो है वो पहुँचेगी प्रोडक्ट। यानी इसमें छोटा ही नेटवर्क है, इसमें इतने ज़्यादा मिडल मैन्स नहीं जो रखे जाते, यानी ये छोटा सा सिस्टम जो है वो रखा जाता है। यानी अब जोन में आ गई है रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हम कहते हैं, सेल रेप जिसे हम कहते हैं, एजेंट भी जिसे हम कह सकते हो। आप जब नई नई भर्ती होती है स्टेट लाइन में तो आपको एजेंट कहते हैं, ये वो रेप की बात कर रहा है कंपनी। फिर उसके बाद रेप फिर जो है ना आगे कंज्यूमर जो खरीदने वाला पुलिस वो। The products sold through direct sales are usually not found in typical retail locations। यानी ये जो डायरेक्ट चीज़ें सेल की जाती हैं वो यूजुअली आम दुकानों वगैरह पे नहीं होती। अब जैसे आप कह लो कि अब डॉक्टरों के पास पता है एक्सरे मशीनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें होती हैं, वो किसी दुकान पे नहीं मिलेंगी। ये सेल्स वाले आते हैं या फिर अब जो है अब तो आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो उनका भी सारा चल रहा है निज़ाम। उसमें भी ये होता है कि जो है ना वो किस सेलमैन आते हैं कंपनी से डायरेक्ट और आके दुकानदार को जो है वो प्रोडक्ट दे के चले जाते हैं। वो बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई होलसेलर नहीं आता, वो सीधा डायरेक्ट कंपनी से जो है ना आजकल वो इस तरह कर रहे हैं। तो इसी में भी जो है ना वो किधर गए थे हम, रिटेल लोकेशंस पे यानी ये नहीं मिलती है। यानी इसकी कोई दुकानें वगैरह नहीं है कि आप जो है ना किसी भी दुकान में जाएं जाके अपनी इंश्योरेंस करा के आ जाएं।
यानी डिस्ट्रीब्यूटर रेप इज ओनली द मेथड टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी इसको ढूंढने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जैसा कि आप कह लेंगे हमारे यहाँ ये जोन है, या तो आप जोन जाके कोई बंदा ढूंढ सकेंगे या कोई एजेंट आपको मिलेगा, तो उस एजेंट से आप रब्ता करके तो जो है वो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, या उसकी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विस, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रोडक्ट और सर्विसेज इसलिए हमने यूज़ किया है। प्रोडक्ट होती है हार्ड चीज़, इसको आप पकड़ सकते हो, कुछ होती हैं चीज़ें सर्विसेज। सर्विसेज जैसे जो है ना, आप बाहर से बंदा लेके आते हो, एसी की जो है ना आपने करवानी है सर्विस, तो उसकी सर्विस के लिए आप बंदा लेके आता, तो वो आपको अपनी सर्विसेज देता है, वो कोई हार्ड चीज़ नहीं आपको पकड़ाता या कोई चीज़ नहीं देता है, वो बस आके एसी सफाई करता है, यानी उसने अपनी सर्विस दी, अपनी वो दिहाड़ी की लगाई है, आप इस तरह कह लें, उसने अपनी दिहाड़ी बस दी है आपको, और अपना जो टैलेंट है, हुनर है, वो दिया आपको, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। द डिवीजन ऑफ बिजनेस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, evaluating your current sales was an important step in the process of deciding whether how to grow your sales team। यानी जो प्रोडक्ट बिजनेस जो है, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करता है, तो वो आपके जो ऊपर सीनियर तबका होता है, वो आपकी जो सेल्स है उसको देखता है कि जो है इसमें सेल्स कैसी हो रही हैं, फिर उस सेल्स के मुताबिक जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी जो सेल टीम है, आपको मिसाल के तौर पर एजेंट से भर्ती हो कि आप सेल्स मैनेजर बन गए, आपके नीचे जो है 2-3 बंदों की टीम है, तो फिर देखेंगे कि यार आपकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा बीमे कर रही है, तो फिर वो कंपनी इस तरह करती है कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अटैच करवाती है। वो कहती है कि आप जो है, आपको इंश्योरेंस करने के लिए बंदे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, आपसे संभल नहीं रहे, तो फिर आप जो है वो अपनी टीम जो है ना, आप ये वाला तरीका अपना लें, या आपको हम ये फैसिलिटी देते हैं, इस तरीके से करें, तो फिर जो है उसको उस तरीके से फैसिलिटी मिलती है, या क्लाइंट्स वो सेल रेप जो हैं वो एजेंट और मिलते हैं, उससे उसकी जो है सेल वगैरह बढ़ती है, और वो चीज़ें और अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। उसके बाद आता है जी बैंक इंश्योरेंस। कुछ कंपनीज जो हैं, अभी हम सिर्फ जस्ट स्टेट लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर द जो है कंपनीज उनको डिस्कस कर रहे हैं, और नॉट जस्ट डिस्कसिंग द स्टेट लाइफ। ओके, तो बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक और टर्म है। कुछ कंपनीज जो हैं इस टर्म के ज़रिए भी अपनी सेल्स करती हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि कौन सी थी, डायरेक्ट सेल्स फोर्स, तो ये कौन सी है, ये बैंक इंश्योरेंस के थ्रू जो है वो इंश्योरेंस सेल हो रही है। रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनी, यानी आप बैंक और जो है इंश्योरेंस कंपनी वो आपस में वो अपनी मुहिम बना लेती हैं, या क्या उसे कहते हैं कि वो जुड़ जाती हैं आपस में, उनका कोई मुआहदा हो जाता है कि जो है ना हम दोनों मिल के काम करेंगे, वो मिल जाते हैं आपस में जो है ना। इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द बैंक कस्टमर, बैंक के क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर बने हुए होते हैं, उन कस्टमर्स को जो है ना इंश्योरेंस वाले जो होते हैं कंपनी, उनको फिर कस्टमर्स के पीछे भागना नहीं पड़ता, लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि जो बैंक में ऑलरेडी बंदा चल के बैंक वालों के पास आ रहे हैं, हम उसी से जो है टॉक करें, उससे डिस्कस करें, तो उसी की हम जो है ना इंश्योरेंस कर लें। तो बैंक जो है उसको उल्टा स्टाफ जो है उसको ट्रेन किया जाता है, उसकी प्रोडक्ट की जो पॉलिसी करनी होती है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कैंपेन वगैरह पम्फलेट शेयर किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि जो है ना ये किस्म की होती है इंश्योरेंस, इतने साल वाली, इतने पैसों वाली, ये इस तरह करनी है, कोई बंदा इतने का है, कोई बिजनेसमैन है उसको ये देनी है, जॉब वाले को आपने ये वाली ऑफ़र करनी है, पैकेज ऑफ़र करना है, या जो आम किसान है उसको आपने ये ऑफ़र करना है। इस तरह उनकी ट्रेनिंग बैंक वाले बंदों की ही वो ट्रेनिंग करते हैं, यानी वो बाहर से अलहदा से कोई टीम वगैरह हायर नहीं करते, वो उन्हीं बैंक में बंदों की ट्रेनिंग करते हैं। द बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनी शेयर्स द कमीशन, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है ना, देखे ना, उनको यहाँ से पैसे बच जाते हैं, उनको डायरेक्ट सेल्स फोर्स नहीं हायर करनी पड़ती कुछ कंपनीज को, वो बैंक के बंदों को जो है ना ट्रेनिंग करके तो उन्हीं के थ्रू ही जो है ना बीमे करवा के तो वो पैसे कमा लेते हैं। जैसे अब हमारे जो है ना जुबली वगैरह, जुबली ज़्यादातर ये काम कर रही है। तो बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी शेयर द कमीशन, जो अगर किसी ने मिसाल तौर पर पॉलिसी कराई है तो फिर उसका कमीशन जो है वो बैंक को भी लेगा, फिर वो जो है ना इंश्योरेंस कंपनी के जो बाशिंदे हैं वो भी लेंगे, यानी इसका कमीशन फिर उनको शेयर करना पड़ेगा, यानी बदले में अब उन्हें बैंक की, एक तो कस्टमर बैंक के यूज़ कर रहे हैं और बैंक के बंदे यूज़ कर रहे हैं, फिर बदले में
कंपनीज को, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसने बैंक इंश्योरेंस की होती है, उसको बदले में फिर बैंक वालों को कमीशन देना पड़ता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर प्रोसेस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, यानी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, पॉलिसियाँ हैं, वो जो है सारा उनका जो खाता मैनेजमेंट, उनको सारा रिकॉर्ड को रखना, बनाना, उनको क्लेम लेना देना, पैसे जमा करना, वो सारा काम हैंडल इंश्योरेंस कंपनी करती है, वो बैंक नहीं करता। बैंक का काम बस क्या है, बंदे कॉल करना, उनसे पैसे लेके बैंक में डाल लेना, फिर उन पैसों से जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करते हैं, फिर वो आगे से वो बंदे की इंफॉर्मेशन लेके सारी फाइल तैयार करते हैं और सारा जो है वो चीज़ें करते हैं। पार्टनरशिप अरेंजमेंट कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर बोथ कंपनी, ये जो पार्टनरशिप है, ये जो आपस में तल्लुकात कायम करते हैं बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बैंक कैन अर्न एडिशनल रेवेन्यू, बैंक को कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी अब पैसे जो है वो उनके बैंक में रखवाएंगे लोग, जाहिर सी बात है बैंक में जमा करवाएंगे तो उनके बैंक में पैसे भी जाएंगे, और अगर वो इंश्योरेंस की प्रोडक्ट सेल करेंगे तो, और उनके जो है ना कमीशन भी बंदों को मिलता रहेगा, यानी वो पैसे दोनों को फायदा हो जाता है, उनको पॉलिसियां मिल जाती हैं इंश्योरेंस कंपनी, और बैंक को पैसे मिल जाते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा। While insurance companies expand their customer without having to expand their sales force or pay commission to insurance agents or broker, यानी ये एक और तरीका ये है कि कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए इस तरह अपने बैंक के साथ ताल्लुकात कायम करती है और अपनी सेल फोर्स को बढ़ाती है। सेल फोर्स जो उसको उनको लैदा से कोई बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बैंक जो है ना सारा यूज़ करके तबका और वो कमीशन पे करके एजेंट और ब्रोकर उनको लैदा से हायर नहीं करने पड़ते हैं, तो उनका काम जो है ना चल जाता है। तो इसीलिए जो है ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी अपना जो है ना कस्टमर ज़्यादा लेने के लिए ये वाला काम करती है, बैंकों से रब्ते। आगे आ जाता है जी वेब सेल्स। कुछ कंपनीज जो हैं वो वेब सेल्स का भी सहारा लेती हैं। वेब सेल्स क्या होता है जी, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वेब एंड मेल या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू जो है डायरेक्ट सेल वगैरह करना। वेब सेल्स क्या होती हैं जी, यानी इंटरनेट पे आपने जो है ना वो करा दिया, चढ़ा दिया जो है ना इश्तिहार को चढ़ा दिया, फिर इंटरनेट पे आप जो है ना लोगों को मैसेज सेंड कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो जो है ना या इश्तिहार लगा रहे हो, वीडियोस बना के भेज रहे हो, वो होती हैं वेब सेल्स। ये अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जो है हमारी स्टेट लाइफ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनने अट्रैक्टिव इश्तिहार बनाए हैं। एक उनने जो है जब कंपनीज इश्तिहार मेरे लिए कम ही बनाती थी, तब उनने 1970s का भी एक इश्तिहार बना हुआ है, उनका बड़ा पुराना इश्तिहार है, वो अभी भी मेरा ख्याल आपको यूट्यूब से मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। है इस तरह आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके तो जब कस्टमर को लेते हैं तो वो वेब सेल्स में आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी टेली सेल्स। ये ज़रा थोड़ा पुराना तरीका है, जैसे आपको जोंग वाले जैज़ वाले कॉल करके कहते हैं जी हेलो ये वाला आ रही है ऑफ़र, ये फलानी ट्यून लगाने के लिए ये करें, डेली अपडेट लेने के लिए ये नंबर मिलाएं और आपको रोज़ इतने पैसे कटेंगे, इतनी अपडेट्स आएंगी। तो यानी टेलीफोन पे टेली सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस बाय टेलीफोन, कंपनी की जो चीज़ है या कोई सर्विस है उसको फ़ोन के ज़रिए बेचना, बाय कॉल आंसरिंग द कॉल फॉर द कस्टमर और द पोटेंशियल कस्टमर, यानी फ़ोन के ज़रिए अपनी सर्विसेज या कोई चीज़ को सेल करना बाय पोटेंशियल कस्टमर, यानी पोटेंशियल ऐसा कस्टमर जिसके पास ये चीज़ लेने की सलाहियत हो, उसको कॉल करके, या फिर जो है ना कोई कस्टमर आपको कॉल करता है तो उसका अच्छे तरीके से जवाब दे के जो है ना उसको कर लेना, उसको कायल करना, ये जो है टेली सेल्स में आता है। यानी अब जो है ना एक बंदे ने इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल किया, यार भाईजान घर में गर्मी बड़ी होती है, अब मैं क्या करूं, मैं जो है ना एसी लेना चाह रहा हूं या क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो जो है ना वो कंपनी हायर कंपनी से मिसाल को या डिग्री या किसी भी कंपनी से वो रब्ता करता है, तो आगे से बंदा डील करता है, सर आप जो है ना इतने कर आपका घर कितने, आप इतने टन वाला इस तरह करके ले लें, ये वाली कंपनी का ले लें, इस तरह इतने साइज़ का लें, ये करें, उस तरह करके कमरे में लगाएं, इस तरह यानी जो डील करता है उस ये सारा जो है टेली सेल्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ गया जी इंश्योरेंस एजेंट। एजेंट एजेंट एजेंट
ये आ गई है, क्या से कहते हैं, लड़की आ गई है। यार ये सारा छुप गया, लेकिन चलो पढ़ लेंगे, हर समझ आ ही जाएगी। An insurance agent is a representative of insurer who negotiate and sell the insurance contracts. जो इंश्योरेंस एजेंट होता है उसका काम होता है निगोशिएट करना होता है, मतलब बहस मुबासा करना, चीज़ों को डील करना, डील बनाना, कम या ज़्यादा करना चीज़ों को, या फिर जो है ना उसको डील को बना के जो है आगे कंपनी को देना। सादे अल्फाज में समझाता हूँ, ये वो रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसको, कंपनी को शो करने वाला कि मैं जो है फलानी कंपनी से आया हूँ, यानी जो है कंपनी को वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं स्टेट लाइफ का बाशिंदा हूँ, मैं स्टेट लाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी मैं स्टेट लाइफ की तरफ से आया हूँ। ऑफ एन इंश्योरर हु नेगोशिएट्स, वो जो आके बहस करता है कि आप सर इतने का नहीं, इतने का भी मकरा, वो अगला कहे कि नहीं सर मेरे पास इतने पैसे हैं, वो क्या अच्छा फिर आप जो है इतने वाला इतने पैकेज में करवा लें। वो निगोशिएशन जो होती है उसको इंश्योरेंस एजेंट निगोशिएट करता है। एंड सेल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो है ना, इंडोमेंट पॉलिसी हो गई वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या बच्चेपन वाला हो गया, शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ 07 या 20 वाला, कोई भी जो है इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट को फिर निगोशिएट करके वो सेल करता है, उसे हम इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं। ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली, यानी वो बगैर किसी की जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो किसी बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो अपनी मर्जी से काम करता है। वो चाहे तो जाए सुबह कहाँ जाए क्लाइंट को मिलने, चाहे शाम को जाए क्लाइंट को मिलने, या 10 बजे जाए या 12 बजे जाए, या मिले ही ना उस दिन छुट्टी कर ले, अगले दिन मिल ले। ये जो इंश्योरेंस एजेंट है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है कि तुमने जो है ना सुबह 9 बजे आना है और शाम को 6 बजे जाना है काम करके, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी, sell a variety of financial products including life insurance, health insurance, group insurance, disability insurance, property insurance, casualty insurance, long term care insurance। ये मुख्तलिफ किस्म की जो है एजेंट जो हैं वो चीज़ें बेचते हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, यानी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। मैं आपको किस तरह, लाइफ ही है कि कोई बंदा मर गया या कुछ हो गया, मर गया या एक्सीडेंट हो गया उस पर इंश्योरेंस। हेल्थ जो है बीमार हो गया या कोई कैंसर हो गया, कोई मसला बन गया, उसकी इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस को फैक्ट्री वगैरह में जो है ज़्यादा बंदे हैं उनकी इंश्योरेंस करनी है तो वो ग्रुप इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, कोई मजबूर है या कोई इसका बंदा, उसकी कोई इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, किसी ने कोई घर बनाया नया उसकी इंश्योरेंस, और कोई ज़लज़ला तूफान आंधी आ जाए तो उससे बाद में उसको कंपनसेशन मिल जाए। कैजुअल्टी इंश्योरेंस, कैजुअल्टी यानी कोई बंदा, कैजुअल्टी हम उसे कहते हैं मार जाना, या फिर कोई हादसा हो जाना, कोई किसी वजह से जो है ना कोई भी चीज़ का नुकसान हो जाना, उसको हम कैजुअल्टी इंश्योरेंस कहते हैं, किसी भी चीज़ का उसका नुकसान हो जाना। या लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, कुछ लोग होते हैं बच्चा पैदा होता है और मरने तक 60 साल 70 साल तक जो है वो हर साल वो इंश्योरेंस पे करते हैं, इस तरह की भी इंश्योरेंस कुछ लोग करवाते हैं। तो जो है ना वो इसका काम होता है इस तरह की, इनमें से कोई भी किस्म की जो है इंश्योरेंस को सेल करना एजेंट का काम होता है। Property and casualty insurance agents sell insurance policy that protect individual and business from financial loss resulting from death। यानी ये जो है इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी लोगों को ये जो आप प्रॉपर्टी की या डेथ की, कैजुअलिटी की इंश्योरेंस देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई भी हादसा हो जाता है, तूफान आता है, ज़लज़ला आता है, उनकी बिल्डिंग गिर जाती है, कोई मसला बन जाता है, तो इस सूरत में जो है वो कोई बिजनेस जो है उसकी बिल्डिंग को मसला बन गया है, या उसकी कोई बड़ी उसने हैवी मशीन ली है या कोई गाड़ी ली है उसमें कोई टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई उनके बशिंदे की डेथ हो जाती है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, थेफ्ट या चोरी हो जाती है, स्टॉर्म्स या ज़लज़ले आ जाते हैं, या अदर इवेंट दैट कैन डैमेज द प्रॉपर्टी, यानी जो नुकसान पहुँचाएँ प्रॉपर्टी को, तो उस सूरत में जो है वो
उनको कंपनसेशन जो है वो दी जाती है। एजेंट जो है उस तरह की वो इंश्योरेंस सेल करते हैं जिसमें इन सूरतों में उनको वो बदले में कुछ पैसे मिल सकें, कंपनसेशन मिल सके, ताकि उनका जो नुकसान है उसकी काफ़ी हद तक भरपाई हो जाए। Insurance can also cover injured worker compensation insurance for liability claims and medical malpractice claims। यानी इंश्योरेंस जो है इंजर्ड लोगों की भी कोई करती है इंश्योरेंस वगैरह। उसमें ये होता है कोई जो पेशेंट है वो डैमेज हो गया, इंजर हो गया, जख्मी हो गया, उसकी भी इंश्योरेंस जो है वो उसको भी क्लेम मिलते हैं। लायबिलिटी क्लेम्स यानी प्रोडक्ट जो है वो अगर क्या उसे कहते हैं लायबल है कुछ लोग, यानी फ़ोन्स की भी इंश्योरेंस मैंने सुना है क्योंकि एक्सपेंसिव हो रहे हैं वक्त के साथ साथ फ़ोन्स, उनकी भी इंश्योरेंस वगैरह होती है, उनके भी क्लेम्स मिल जाते हैं। या मेडिकल मैल प्रैक्टिस या किसी की सर्जरी हुई है और सर्जरी गलत हो गया तो बंदे में मसले आने शुरू हो गए हैं या बंदे की डेथ हो गई है तो उस हालत में भी जो है वो क्लेम वगैरह मिल सकते हैं जिसको यानी उसने रेफ़र किया होता है। अगर उसके पीछे बच्चे हैं या बीवी हैं, वो चाहता है कि अगर मेरे साथ हादसा हो जाए या कोई भी मसला बन जाए तो मेरे बीवी बच्चे जिनको मैंने किया हुआ रेफ़र, या कुछ लोग भाइयों को या कुछ इस तरह जिसको भी रेफ़र किया होता है उनको वो पेमेंट कंपनसेशन मिल जाए। Independent insurance agent typically represent a number of insurance companies or carriers and sell the products that mostly appropriately meet the needs of their clients। जो होते हैं इंश्योरेंस एजेंट वो यूजुअली यानी आम तौर पे वो जो है इंश्योरेंस कंपनी और कैरियर्स यानी कैरियर लेके जो है ना एक से ज़्यादा कंपनियों से भी कुछ एजेंट्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं, यानी एक से ज़्यादा कंपनियों के भी साथ उनका लिंक होता है। तो यानी अब मिसाल के तौर पे आपने लाइफ इंश्योर कुछ एजेंट होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में भी काम कर रहे होते हैं, कुछ कार इंश्योरेंस में भी काम कर रहे होते हैं और बिल्डिंग इंश्योरेंस में, यानी 2-3 कंपनियां जो है ना उनने ज्वाइन की होती हैं। तो फिर वो देखते हैं जिस क्लाइंट से वो मिलने जा रहे हैं उसको गाड़ी की ज़रूर इंश्योरेंस करानी है, लाइफ की करवानी है या फिर किसकी करवानी है, यानी फिर उसके मुताबिक जो है ना वो देख के फ़ैसला लेता है कि इसकी जो है ये वाली इंश्योरेंस हम जो है ना कर देंगे। इस तरह भी होता है, लेकिन इस तरह आप कर नहीं सकते क्योंकि एक इंसान जो है उसकी एक लिमिट होती है। आप जो है एक कंपनी को हैंडल कर लेना बड़ी बात होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा कंपनीज को जब आप हैंडल करते हो तो जो इंसानी दिमाग है ना वो एक से ज़्यादा काम करने के लिए नहीं बना, तो आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप कहीं के भी नहीं रहते, एक जगह पे बंदा लगा रहे तो उस पे बंदा आगे ग्रो करता रहे। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा जगहों पे अपनी टांग उड़ाते हैं, ना आप दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं, ना आगे, आप बीच में फंस के रह जाते हैं, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते लाइफ में। तो बेहतर यही होता है कि आप ज़्यादा कंपनीज के कैरियर्स ना ही हों, आप हो सके तो एक ही चीज़ को सेल करें, एक ही चीज़ में मास्टर बने, परफेक्ट बने, तो आप जो है काफ़ी आगे लाइफ में जा सकते हैं, ऊपर काफ़ी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे पीछे हर जगह पे मुंह मारेंगे तो आप फिर उधर ही फंसे रहेंगे, ना आगे के रहेंगे ना पीछे के। ट्राई मार के देख लें अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ काम, तो इसीलिए मैं तो भाई अब आगे पीछे काम ही पंगे लेता हूँ। नाउ आई मोस्टली फोकस ऑन वन थिंग, मैं एक ही जगह पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इंडिपेंडेंट एजेंट्स typically are very well trained and knowledgeable of complexities of insurance market to allow their advise their client best policy option available। independent agent जो एजेंट्स हैं उनको हाईली यानी ट्रेंड किया जाता है, वेल नॉलेज दिया जाता है और मुश्किलात के जो आती हैं मार्केट में उनके बारे में सिखाया जाता है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से डील कर सके और उनके लिए जो बेस्ट पॉलिसी अवेलेबल है, बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है बेस्ट ऑप्शन वो उनको दिया जा सके। फॉर देयर एफर्ट्स इंडिपेंडेंट एजेंट्स आर पेड अ कमीशन। और उनकी जो एफर्ट है, अगर वो किसी बंदे का बीमा वगैरह करते हैं बदले में उनको क्या किया जाता है जी, कमीशन दी जाती है। रूमनरेशन भी कह सकते हैं, कमीशन भी कह सकते हैं, उनको बदले में जो है कमीशन दिया जाता है। और फिर वो खुशी खुशी जो है ना, अब खोलना तो नहीं चाहिए लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नहीं बल्कि रहने दें, आप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि बाकी कंपनीज की निस्बत अच्छा खासा कमीशन है, 5-10% नहीं है, 30+ परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है।
ए, ए, चलो बता ही दिया आप लोगों को, लेकिन यह है कि देख लें इतना हाई कमीशन बहुत कम कंपनीज हैं जो आपको ऑफ़र करती हैं। बड़ा भी कोई बंदा आपको ऑफ़र करे तो 5%, या बड़ा भी टॉप कंपनी हो तो 10% कर देगी। इससे ज़्यादा कोई कंपनी आपको कमीशन ऑफ़र नहीं करती। आपने जो है 50 लाख का घर सेल करवाया, आपको 1-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया वो लोग देंगे। ये कितना बन जाता है जी? 5% या 3-4% कमीशन बन रहा है ये। अगर आप वही जो है 50 लाख की एक बंदे की आप पॉलिसी करवाते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 15 लाख रुपए आपको कमीशन मिलेगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। मैं जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट लाइफ। मैं किसी जुबली, किसी जो है ना फिनका, मैं किसी इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेट लाइफ। मैं स्टेट लाइफ की बात कर रहा हूँ। सिर्फ दिस कंपनी इज़ गिविंग यू 30 के पता नहीं 32 या 31 इस तरह करके आपको कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है। कुछ लोग तो जो है वो अपनी वो प्रमोशन लेते ही नहीं है। वो लोग रहते ही उस पे हैं, एजेंटी पे रहते हैं कि जो है ना हमने ग्रो नहीं करना, हमने एजेंटी वाले काम करना, हमने कमीशन लेना है। तो वही है कि जब आप आगे ग्रो करते हो तो लेकिन या उसमें सैलरीज भी हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग लालच में आके जो है ना वो फिर एजेंट बने रहते हैं, वो आगे वो फर्दर नहीं करते हैं कंटिन्यू। काफ़ी इस तरह के भी केसेस हैं। तो खैर हम चलते हैं नेक्स्ट, इंश्योरेंस ब्रोकर्स। ब्रोकर तो सुना होगा, बाबा जी है बड़ा बड़ा ब्रोकर है, यानी किसी एक कंपनी से लेके चीज़ें, उसे ब्रोकर जो है ना उसके राब्ते होते हैं हर जगह पे, उसको जो है ना चीज़ों का नॉलेज होता है। ब्रोकर जो है ना वो आपके लेके काम शाम करवाता है, उसके अपना कुछ नहीं वो इस्तेमाल करता, लोगों के रिसोर्सेज आगे कंपनियों के रिसोर्सेज लेके वो आगे चीज़ें करवा के काम, तो बदले में कमीशन अपना ले लेता है वो। यानी कंपनी का बशिंदा भी नहीं होता, वो बाहर का बंदा होता है, और वो काम करवा के और जो है ना आगे पीछे करवा के तो बदले में अपना कमीशन बदले में ले लेता है। इंश्योरेंस ब्रोकर्स और स्पेशलिस्ट इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये जो होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, बड़े कारीगर बंदे होते हैं, बड़े बड़े वड्डे कारीगर होंगे ने, तो जड़ा ना काफ़ी इनको तजर्बाकार होते हैं, इनको काफ़ी देर से मार्केट में बैठे होते हैं, आगे पीछे हर कंपनी का इनके साथ लिंक होता है आपस में। ये जो है ना अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे एक्ट करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं। यानी अब कोई क्लाइंट है वो करवाना चाह रहा है कोई बीमा, तो ये जो होते हैं बंदे ब्रोकर, ये होते हैं डाटे तेज कारीगर बंदे होते हैं, ये जो है ना उसको सही इनका होता है लिंक हर एक कंपनी के साथ। अब जो एजेंट है उसने तो रहना ना एक ही कंपनी के साथ उसका लिंक होगा, जो ब्रोकर होते हैं वो 50 कंपनियां 10 कंपनियां उनको सारी कंपनी के साथ लिंक हो, वो देखेंगे यार जहाँ पे बेहतर मिल रहा है ना वो फिर उस कंपनी का जो है ना वो पंगा डाल लेते हैं। जहाँ पे उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा है वो अपने क्लाइंट को कहते हैं चलो भाई मेरा पुत्र इतने आ इतने इंश्योरेंस करा, इतने नहीं करानी। तो फिर ब्रोकर्स का ये काम होता है क्योंकि, और उसके बाद सम टाइम इंश्योरेंस ब्रोकर विल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एन इंश्योरर बट वेयर दिस अकर द सिचुएशन शुड बी फुली एक्सप्लेन टू यू। कुछ जगहों पे जो है ना वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेती हैं कि जो है ना यार आप हमारे साथ मिल के काम कर लो, वो यानी उनको हायर नहीं करती हैं, उन ब्रोकर्स के साथ मिल जाती हैं कुछ कंपनीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट लाइफ, हम जस्ट दिस इज, मैं आपको नॉर्मल ये जस्ट ये जो जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए ये मैं कॉमन बता रहा हूँ हर कंपनी के। ये मैं एक बेसिक नहीं, बेसिक मैंने बस एग्जांपल्स आपको मैंने स्टेट लाइफ की दी हैं, मैं बाकी कंपनीज की एग्जांपल्स, बाकी जो ये डेफिनेशन है जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कॉमन पढ़ रहे हैं, ये हम स्टेट लाइफ का जस्ट नहीं पढ़ रहे। एंड जो है ना कभी कभार जो ब्रोकर है वो एज एजेंट भी काम करता है, यानी जो है ना वो क्लाइंट को जो है एजेंट को नहीं, वो क्लाइंट के पास सीधा डायरेक्ट जाके उसको डील करता है और कंपनी से जो है ना वो बीमा करवा लेता है डायरेक्ट, खुद ही जो है ना वो कभी एजेंट भी बन जाता है। तो इस तरह भी काम ब्रोकर के ही जो है ना करते हैं, कई इस तरह के भी बंदे होते हैं, यानी वो कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होते। जो हमारा इंश्योरेंस एजेंट होता है वो कंपनी पे डिपेंडेंट होता है सारा का सारा, लेकिन जो ब्रोकर होते हैं वो कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन कुछ मुआहदा कर लेते हैं कुछ भी, यानी वो उनका लेना होता है भाई कमीशन अपना, वो बंदे देते हैं हमें, हाँ भाई मेरे को फलाना बंदा, मेरे को फलाना बंदा, मैं तुम देंगे मैं इतना कमीशन दे दी बस। ये ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर जो है विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर इंडिविजुअल
and business risks to help you decide what to insure and how to manage these risks in other ways. ब्रोकर जो है वो इंडिविजुअल को यानी बंदों को मदद देता है कि जो है ना आप अपना बिजनेस को कैसे बचाना है, इस कौन सी जगह पे आपको इंश्योर करानी चाहिए, कौन सी वाली पॉलिसी करानी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेगी और आपने इनको मैनेज कैसे करना है, कितने की पॉलिसी कराएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये ना हो सारे पैसे या पॉलिसी में लगा दें, आपको अगले साल देने के लिए कुछ हो ही ना, और मार मार के कमाए अगले साल। एक मैनेज चीज़ जो है ना तरीके से बीच में लगाना, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रोकर अपने क्लाइंट को देता है। Insurer broker might specialize in one specific type of insurance or industry. They might deal with many different types. ब्रोकर की भी किस्में आ गए, वो क्या पता वो हाली लाइफ इंश्योरेंस को देखता हो या इस तरह के ब्रोकर हो सकता है वो उसको भी देखता हो, कार इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को, सब इंश्योरेंस को जो है वो देखता हो, इस तरह का भी हो सकता है। Broker are aware of terms and conditions, benefit and exclusions, and cost of wide range of competing insurance policies, so they can help you find a most appropriate of your own circumstances. यानी जो है ना उनको बेनिफिट्स का, फ़ायदों का, नुकसान का, बहुत ज़्यादा पॉलिसियों की जो है ना टाइप्स, किस किस किस्म की पॉलिसी है, उन सब के बारे में जो है उनको इल्म होता है। Broker can help place the cover, choose insurer, can be often provide advice on how to make most of the insurance budget. वो आपको बजट भी बना के दे सकते हैं, आप जो है ना इस साल इतने की पॉलिसी कराएं, 5 साल बाद जो है दूसरी करवा लें, इतने साल की ये वाली करवाएं, आप बच्चों की पहले करवाएं, अपनी बाद में करवाएं, या अपने जो है ना भाइयों की, या इस तरह करके वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। Insurance broker can also charge a fee for their service or receive a commission from the insurance company. यानी वो इस तरह भी काम कर सकते हैं कि वो बंदा कहता है यार मैं बाबा जी इंश्योरेंस करानी है, तो ब्रोकर के जो है ना ठीक है मैं तुम्हारी इंश्योरेंस करा दूंगा, तो फिक्र ना कर। तो जो कंपनी है वो फिर कंपनी से करवा के इंश्योरेंस, तो वो कंपनी से भी कमीशन ले लेता है, और जो है ना वो जो क्लाइंट होता है उससे भी थोड़े पैसे ले लेता है, कहता है अच्छा मैं तेरी इंश्योरेंस करा दे, मैंने पैसे दे दी, तो कंपनी से भी वो बात कर लेता है कि जो है ना तुम मुझे इतने पैसे दे देना, मैं तुम्हें बंदा दूंगा। ब्रोकर का ये काम होता है, तो वो जो है ना इस तरह भी काम कई हो जाते हैं जी। ये ब्रोकर जो है ना समझे ये बंदा ब्रोकर है, इसके सब लोगों के साथ तल्लुकात हैं, इतने ज़्यादा लोग, ब्रोकर का ये काम होता है, उसकी बड़ी पहुंच होती है ब्रोकर की। हाँ जी, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन हैंडल सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हम उन्हें कहते हैं, कुछ ऐसे तीसरे बंदे होते हैं, कंपनीज हायर करती हैं कि जो है उनका वो काम कर दें। अब यानी बाहर से बंदा बुला के वो अपने कुछ काम करवाती हैं जो कि वो खुद नहीं कर पाती हैंडल। अब जैसे जो है ना टेक क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, लॉस कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लान एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंपनी जो है ना वो तो किसी बंदे को हायर करेगी कि जो है ना क्लेम इसको देना है, तो वो बाहर से बंदा हायर करेंगे, तुमने जो है ना इन लोगों के क्लेम हायर करेंगे, तुमने क्लेम देख के जो है ना उनको देने करने की, इनको इतने पैसे देने हैं, इनको इतना नुकसान हुआ है तो इनको इतने पैसे मिलेंगे, इनकी इतनी रिस्क मैनेजमेंट, इनका बड़ा कारोबार है, इनको ज़्यादा रिस्क है, इनका छोटा कारोबार है, इनका थोड़ा रिस्क है, इनके हिसाब से इतनी पॉलिसी होगी, ये रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट प्लान में इसको कितने मिलेंगे सारे, जब इसकी पॉलिसी ख़त्म होगी वो कितना होगा। ये सारी चीज़ें यानी मैनेज करने के लिए कुछ कंपनीज जो हैं वो बाहर से बंदे हायर करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। Used to define organization with insurance that administer other services such as underwriting and customer service. यानी अब कह लें कि जी कंपनी के पास जो हैं कुछ वो बंदे अपने जो हैं वो सही तरह से चेकिंग नहीं करते, राइटिंग्स नहीं देखते हैं, फॉर्म्स वगैरह सही तरह से चेक नहीं करते, स्पेलिंग नहीं देखते, नंबर्स नहीं देखते हैं, वो वैसे ही जो है पास आउट करी जाते हैं। फिर वो बाहर से बंदे या बाहर से कोई टीम हायर करते हैं जो आके जो है कंपनी के अंदर उनकी चीज़ें चेक करती है कि ये निज़ाम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, या फिर जो है ना वो कस्टमर की सर्विस देती है, वो बाहर से किसी टीम को हायर कर ले कि जो है ना यार आप जो है हमारे जो है ना कॉलें जितनी भी आती हैं ना स्टेट लाइफ के हवाले से, आप उन कॉलों को मैनेज करें, हमारे बंदे जो है वो इतने नहीं है हमारे पास टीम के जो है ना हम वो मैनेज कर सकें कॉल्स को, कॉल्स में आप बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं,
तो आप बेहतर जानते हैं कि जो है ना कॉल्स किस तरह अटेंड करते हैं, कॉल की सपोर्ट। या आपको एक और मैं मिसाल देता हूँ कि जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से मंगवाती हैं। कंपनी कहती है जी हमारे पास जो बंदे हैं, हमें बंदे को काम के चार्ज के मिलते नहीं है जिनको हम सिक्योरिटी गार्ड रख सकें। फिर वो कंपनी से रब्ता करना है जिनके पास तगड़े आर्मी रिटायर्ड या फिर जो है ना बड़े बड़े वो वेल ट्रेंड बंदे होते हैं, फिर उस कंपनी से रब्ता करना है, फिर वो उनको जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो बेस्ट होते हैं वो प्रोवाइड करती है। यानी अगर कंपनी खुद ढूंढना चाहे तो शायद उनको उतने बेस्ट ना मिले जितना वो थर्ड पार्टी से रब्ता करके बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड वो ले आए हैं। यानी इस तरह कुछ कामों में जो कंपनीज हैं वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूज़ करती हैं। उसके बाद आगे जी इंश्योरेंस सर्वेयर्स, ये जो हैं थर्ड पार्टी एग्जामाइंस द सर्टेन कंडीशन गुड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और जो है गुड्स को देखती है। अभी कुछ इंश्योरेंस सर्वेयर्स होते हैं जो सारी जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि जो है ना ये भी थर्ड पार्टी लोग ही होते हैं, यानी बाहर के बंदे भी हो सकते हैं और कंपनी के अपने भी बंदे हो सकते हैं, या कोई एक बंदा भी हो सकता है, या बहुत बड़ी कंपनी भी अलग से हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी कंपनी भी हो सकती है। इंश्योरेंस सर्वेयर्स यानी ये तीन किस्म की हो सकती हैं। कंपनी के अपने भी इंश्योरेंस सर्वेयर हो सकते हैं, या कोई बाहर से भी इंश्योरेंस सर्वेयर की कंपनी लैदा हो सकती है कोई, या फिर जो है वो थर्ड पार्टी कोई बाहर से ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है उससे मदद मांग सकती है एज अ थर्ड पार्टी के जो है ना हमारे सर्वे आके करो कि हमारी जो कंडीशंस हैं गुड्स की, यानी हम जो चीज़ें बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, या हमारा जो ऑफिस का निज़ाम है वो ठीक है, या हम जो जिस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, इनकी आगे हमारी जांच पड़ताल करो। पार्टिसिपेट इन इंश्योरेंस क्लेम, ये क्लेम वगैरह जो है उनको प्रोसेस करते हैं। यानी अब जो क्लेम वगैरह आ रहे हैं यानी वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि यार ये जो क्लेम आया बंदे का इतना गाड़ी का नुकसान हुआ, देख रहे हैं कि हाँ भाई ये इसका डैमेज कितना हुआ है गाड़ी का, इसको इतनी इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, कि इसने कोई अपना ही बंदा बुला के गाड़ी तो नहीं तोड़ी, या वाकई इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर ये हुआ कैसे है, बंदे से रीज़न वो सर्वे करता है, देखता है अच्छा यार ये कहीं हादसाती तौर पे या ये जानबूझ के किया गया है या क्या वजह बनी है, इनका ये काम होता है। ये यूज इन पर्पस टू क्लेम सेटलमेंट परसेंट क्लेम वैल्यू, फिर ये उस हिसाब से देखते हैं यार अच्छा इस बंदे ने इतनी इंश्योरेंस कराई थी, इसका इतना नुकसान हुआ, इसको इतने पैसे मिलने चाहिए। वो इस तरह जो है वो क्लेम के वैल्यू डिसाइड करके वो सर्वेयर जो है आपको बताते हैं। अब जी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो बहुत स्मॉल है बनिस्बत जो है, यानी इंश्योरेंस का काम पाकिस्तान में बहुत थोड़ा है बनिस्बत जो है पेनिट्रेशन डेंसिटी रिमेन वेरी मॉडरेट कंपेयर टू अदर कंट्री। बाकी मुल्कों की निस्बत जो है इंश्योरेंस का काम पाकिस्तान में बहुत ही थोड़ा है। बहुत ही लोग जो हैं थोड़े वो अपना का जो है ना वो इंश्योरेंस वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं। तकरीबन 5 साल अगर हम पीछे जाएं तो उससे कंपैरिजन किया जाए तो ट्रमेंडस ग्रोथ यानी काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखी गई है इंश्योरेंस में। अभी भी वैसे जो है attributed change in perception life now being perceived security process future in the event of some unfortunate incident। ये जो है जो हमारी परसेप्शन है जो क्या उसे कहते हैं ग्रोथ हुई है स्पेशली, लेकिन फिर भी इतनी ग्रोथ नहीं हुई कि जो है ना वो जिसे कहा करे कि यार इस मुल्क में इंश्योरेंस का निज़ाम ठीक है। ये जो ग्रोथ है इसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों का परसेप्शन चेंज करके, यानी लोगों के आइडियाज़ ख्यालात चेंज करके कि वाकई आपको माली तहफ़्फ़ुज़ चाहिए लाइफ में। अगर आपका लाइफ में कोई नुकसान हो जाता है तो आपका माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ना कोई पीछे बैकअप होना चाहिए। हर वक्त आपके चाचे मामे ताए रिश्तेदार काम नहीं आते, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, या फिर कोई फ्यूचर में कोई ऐसा
इवेंट वगैरह हों उनकी मदद से जो है ना आप कोई हादसा हो तो फिर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि जो है ना अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं या कोई हुआ हो पीछे, अगर फलानी कंपनी का इतना नुकसान हुआ है, अगर उसने इंश्योरेंस कराई होती तो वो दोबारा अपनी रिपेयरिंग करा के तो वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सकती थी, लेकिन वो कंपनी जो है ख़त्म हो गई। इस तरह आप जो है लोगों की परसेप्शन चेंज करके उनको गाइड करके उनको समझा के इस चीज़ के बारे में नॉलेज देकर जो है आप उसको ग्रोथ कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस अफेक्ट द कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू ग्रेट एक्सटेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जो मुल्क है उसके जो माशी और जो इकोनॉमिक उसका जो मालियाती लिहाज से उसको काफ़ी फ़ायदा देती है। सेक्टर हेड इसकी आप वजह भी पूछना चाह रहे होंगे वो कैसे फ़ायदा देती है। आप जब कंपनी को पैसे देंगे, अपनी इंश्योरेंस करेंगे, कंपनी के पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, फिर कंपनी क्या करेगी, आगे से उन पैसों को इन्वेस्ट करेगी। कुछ जो है बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्लाजाज में करती हैं, कुछ रोड्स पे करती हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब वो प्रॉफिट होगा वापस आएगा हमारे मुल्क में, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है, जब हमारे मुल्क में ज़्यादा पैसा आएगा या ज़्यादा पैसा बनेगा तो हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो प्रिंट नहीं बनेगा, आएगा। यानी प्रिंट तो हम चाहें तो ज़्यादा पैसे कर सकते हैं लेकिन उसका हमें नुकसान है। तो इसीलिए जो है पैसे आए यानी दूसरे मुल्कों से पैसे आए तो तब हमारी जो है इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इस तरह जो है जितनी वो इंश्योरेंस लोग करेंगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, उतनी ज़्यादा कमाई होगी, उतनी ज़्यादा कमाई वापस आएगी, तो इस तरह हमारे मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इंश्योरेंस जो है हमारी वो इकोनॉमी को बढ़ाने में भी काफ़ी किरदार अदा करती है। उसके बाद आ जाता है जी, ओके सॉरी हम ज़्यादा आगे चले गए। प्रीवियस, लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस। इसके बाद जी सेक्टर एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस ग्रोथ, यानी 30 से 35% तकरीबन एनुअली जो है ग्रोथ हो रही है। यानी 30-35% हर साल ब साल जो है थोड़ी बहुत तरक्की होती नज़र आ रही है हमें। प्रोडक्ट ऑपरेशनल इनोवेशन बिकॉज ऑफ कस्टमर नीड एंड इंक्रीज कंपटीशन। और उसकी वजह क्या है जी, प्रोडक्ट और इनोवेशंस होना, नए से नई जिद्दत आना, नए से नई पॉलिसीज़ बनना, नई से नई सहूलियात मिलना। अब जो इंश्योरेंस कराना बहुत आसान हो गया, पहले लोगों को लाइनों में लग के करनी पड़ती थी, अब लोग सोशली ऑनलाइन पैसे जमा करवाते हैं, उनकी जो है ना वो हो जाती है और इनको उतना खपत भी नहीं करनी पड़ती। खुद पढ़े लिखे लोग हैं अब जो है, उस वजह से जो है वो खुद ही पढ़ के जो है ना कुछ लोग खुद ही ऑनलाइन अपनी करवा देते हैं। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री फेसेस चैलेंज अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो बेनिफिट चेंज इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। लेकिन कंपनी इंडस्ट्री को फिर भी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे कोरोना आया था, कोरोना में काफ़ी इकोनॉमी हमारी गिर गई थी, जिस वजह से लोगों की जो क्लेम की वैल्यू है, जो लोगों को क्लेम मिलना था उसकी भी वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो गई थी। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदे को 1 करोड़ रुपया मिलना था या 1 करोड़ 10 मिलना था, उसको 1 करोड़ 5 है या 7 है या 98-99 लाख हो गया। यानी इस तरह काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स में वो इकोनॉमिक लॉस की वजह से कमी आई थी कोरोना में। लेकिन जो अगर मुल्क की हालात बेहतर हों, हमारी क्लेम की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती हैं तो जो है ना वो भी डिपेंड करता है। तो उस वजह से भी काफ़ी जो है ना वो कंपनी पे असर होता है और वो भी काफ़ी कंपनीज को इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। Impressive growth of last few years is due to aggressive expansion of distribution channel, especially bank insurance, and which now comprises of significant portion of business for private sector players। यानी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी कंपनीज ने अपनी इम्प्रेसिव ग्रोथ की है। वो इस वजह से की है, कुछ कंपनीज जो है वो अपनी बैंक के साथ जो है वो लिंक हो गई हैं। बैंक के कस्टमर ऑलरेडी, उनने सेल्स टीम भी बाहर है उनकी, उनने बैंक के साथ भी लिंक कर लिया, उन्हें हर तरफ से कस्टमर घेरने शुरू किए हुए हैं। तो इस वजह से भी उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। बिजनेस उनका, प्राइवेट सेक्टर्स की भी कोई मदद उनने ली है। प्राइवेट बैंक्स हैं, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स के साथ भी मिल के जो है ना वो किया है। इस तरह उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी है जो है ना, उनका घेराव बढ़ा है, कंपनीज का तरक्की हुई है कंपनीज में।
Bank insurance has the insurance in terms of increased market penetration by being able to access millions of banks customer. यानी जो है कुछ बंदे ऐसे हैं जिन तक हमारी सेल्स टीम नहीं पहुंच सकती, तो फिर उनको बैंक्स का ये फ़ायदा हो गया। बैंक्स में कोई ऐसे ऐसे अजीब जो वो हर किस्म के, यानी सॉरी गलती से निकल गया, हर किस्म के जो है कस्टमर ऑलमोस्ट बैंक्स में जाते हैं। कुछ बैंक्स में जो है ना कुछ HBL यूज़ करते हैं, कुछ मिज़ान यूज़ करते हैं, कुछ अलाइड यूज़ करते हैं। इस तरह जो है अगर आप उनका सब मुख्तलिफ बैंक्स के साथ हो गया लिंक, तो यानी वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो जो बैंक इंश्योरेंस वाली चीज़ है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को ग्रोथ दी है। काफ़ी कंपनीज जो हैं वो इस बैंक इंश्योरेंस की वजह से ही आगे बढ़ी हैं। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान has allowed conventional companies to open takaful video operations, which further boost the insurance sector. Companies with their expensive distribution channels to be target the market which were previously inaccessible. कुछ लोग जो है ना मजहबी लिहाज से जो है ना वो नहीं इस पे यकीन करते थे इंश्योरेंस पे, तो उस वजह से काफ़ी स्टेट बैंक ने जो है ना अप्रूव कर दिया हुआ है कि जो है ना आप तकाफल विंडो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तकाफल विंडो ऑपरेशन कोई इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको बाद में इसके तफसीलन इसमें बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें यह है कि वो जो लोग ज़्यादा गिले शिकवे करते हैं उनके सामने वो खोल के ओपन जो है ना वो सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। आपका पैसा इधर जा रहा है, इधर लग रहा है, आप हलाल तरह से पैसे आ रहे हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं आपको देनी पड़ेगी या कोई सूद नहीं होगा इसमें। यानी इस तरह की भी जो है ना, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लोन वगैरह लेते हैं या इस तरह, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा काम जो है ना सूद वगैरह आ जाता है, क्योंकि वो लोन लेते हैं वो फिर बन जाता है जो है ना वो सूद, वो थोड़ी सी ऊपर मार्कअप देना पड़ता है। तो वो भी जो है ना काफिल विडो के ज़रिए वो चीज़ भी जो है ना उनने काफ़ी हद तक वो ख़त्म कर दिया है। तो फिर जो लोग हैं, जो लोग नहीं थे करवाते जो है ना इंश्योरेंस वगैरह, उनको भी कवर इंश्योरेंस मार्केट ने कर लिया। जो रिलीजियंस यानी इस रिलीजियस होता है, मज़हब की कुछ मसलहतें होती थी, उनकी वजह से वो जो इंश्योरेंस नहीं करवा पाते थे। अब जो तकाफल के जो ऑपरेशन हैं वो जो ऐड जब किए गए हैं, उस वजह से काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने इंश्योरेंस करवाना शुरू कर दिया। काफ़ी हद तक जो मज़हब से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी जो है वो क्या उसे कहते हैं इंश्योरेंस करवाना शुरू कर दिया। तकाफुल नाउ गिव्स दिस टारगेट मार्केट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ इंश्योरेंस एंड टू टारगेट अ मार्केट दैट सेगमेंट दैट डीम्स कन्वेंशनल इंश्योरेंस अगेन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यानी इस जो तकाफुल विंडो है इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो इस्लाम के जो असूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी करे, और इस वजह जो है ना मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसकी वजह से ये कंपनी और ग्रो की है। The key driver of insurance growth of country are typically macroeconomic factors, regulatory factors, demographic factors. In Pakistan, the insurance penetration is less than 1%, which is very low as compared to England, India, Bangladesh. यानी इंश्योरेंस की ग्रोथ जो है बाकी मुल्कों जो है ना डिपेंड करती है उसके फैक्टर्स पर, उसकी जो है वो आबादी कितनी है, उसके वसाइल कितने हैं, उस सब पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए बनिस्बत इंडिया और जो है बांग्लादेश, इसकी 1% से भी कम जो है वो इंश्योरेंस की जो है ना अदारे हैं। 1% से भी कम जो है वो इंश्योरेंस की जो सूझबूझ है लोगों में इस तरह की है। ये है थोड़ी बुक पुरानी है, तो अब तो 1% से ज़्यादा ही हो गया होगा। काफ़ी लोग अब जो है ना इंश्योरेंस वगैरह करवा रहे हैं, काफ़ी लोगों को नॉलेज हो गया हुआ है। Opportunity for a whole sector as there's a huge untapped market. Insurance companies can grab opportunity with innovative product, tailor-made customer needs, life insurance. यानी अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उनको जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कस्टमर्स को ग्रैब करके तो अपनी ग्रोथ बढ़ा सकती हैं। पाकिस्तान में अभी भी हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें रखी हैं। प्लेयर्स इन बोथ कन्वेंशनल तकाफल एरियाज जो आम होती हैं वो, और तकाफल वाली जो हैं वो पॉलिसीज़ भी
दोनों बंदे दोनों में से कोई भी करवा सकते हैं, उसकी भी अब हो गई है जो है ना 2018 में जो है नो वन स्टेट ओन्ड इन 18 लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, 9 लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग 2 फैमिली तकाफुल ऑपरेटर्स एंड 1 स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। एज 2018 से जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो है लाइफ इंश्योरेंस की 9 कंपनियां जो हैं वो लॉन्च हुई हैं पाकिस्तान में, जिनमें से ये जो है फैमिली तकाफल हैं और जो है 1 स्टेट ओन्ड इंश्योरर भी हैं जैसे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। कुछ मिलजुल के कंपनियां कर रही हैं, कुछ अकेली एक कंपनी भी है, जैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक ही कंपनी है, वो क्या उसे कहते हैं, एक नहीं है सॉरी, वो कॉम्बिनेशन है, यानी मिक्स है, कोई कॉरपोरेशंस हैं, कुछ एक अदारा भी है। तो इस तरह करके जो है ना, जैसे स्टेट लाइफ जो है वो एक कॉरपोरेशन है, 2-3 कंपनियां मिली थी तो ये एक अदारा बन गया था। अब तो है एज अ वन अदारा ही ये काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इसकी एक छोटी इसके साथ ही अटैच्ड है अल्फा, अल्फा इंश्योरेंस, वो गाड़ियों की इंश्योरेंस है लेकिन वो अल्फा में। तो देर आर करंटली 41 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी 9 जो है वो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है और 41 जो है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस, यानी गाड़ियों की और जो है ना वो क्या उसे कहते हैं घरों वाली इंश्योरेंस, ये सारी जो है ना प्रोडक्ट्स की, मशीनरी की है अभी या किसी फैक्ट्री की, उसकी जो है वो क्या उसे कहते हैं उनको डील कर रही हैं 41 कंपनीज। लाइफ वाली थोड़ी हैं, नॉन लाइफ वाली काफ़ी ज़्यादा बनती भी हैं, क्योंकि नॉन लाइफ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइफ वाली चीज़ें भी वैसे ज़्यादा ही हैं, लेकिन जो लाइफ वाले हैं ना कुछ करवा सकते हैं अमीर लोग, उनके पास नॉन लाइफ वाली प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। Her multinational group do not appear to be interested in the segment due to political instability and security concern। मल्टीनेशनल प्लेयर्स जो है ना, यानी कोई होते हैं दूसरे मुल्कों से खेलने आते हैं, वो जो है ना इसमें इतना वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस वगैरह की ज़रा थोड़ा नहीं करीब जाते, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से या कोई सिक्योरिटी की वजह से उनको लगता है कि जो है ना हम अगर इधर इंश्योरेंस वगैरह करवाएंगे इस मुल्क में दूसरे मुल्क में तो हमारा सियासी मसले कई बन सकते हैं, या फिर कोई कोई मुल्क दूसरा मुल्क इतराज़ कर सकता है, पहला मुल्क जो है ना दूसरे मुल्क से कोई लड़ाई बन सकती है, या फिर जो है हमारी सिक्योरिटी का मसला बन सकता है, हमारी कोई सिक्योरिटी जो है ना हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। इस तरह फिर जो है ना ये जो होते हैं ना मल्टी नेशनल प्लेयर वगैरह, वो इंश्योरेंस जो है ना दूसरे मुल्कों में जाके काम ही करवाते हैं। हाँ जी, और जो मेजर चैलेंज फेसिंग इंश्योरेंस वो है क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो काम के बंदे नहीं कंपनियों को मिल रहा है, जो कंपनियां जो है ना उनमें इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर पैसे लगाएं, उनको सिखाएं, उनके अंदर स्किल डेवलप करें, और जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टेक्निकल चीज़ें सिखाएं और बताएं कि इस चीज़ में कैसे इनोवेशन लेके आनी है, इसको कैसे नया बनाना है, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त बनाना है, अपने आइडियाज़ को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें जिद्दत लानी है, और उसके बदले में वो गुड बिजनेस जो है वो उसकी प्रैक्टिस की जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, गुड जो है ना बिजनेस प्रैक्टिस की जाए, प्रैक्टिकल उससे करवाया जाए, वो सारा जो है चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये कंपनी को बहुत बड़ा फेस जो है ना प्रॉब्लम करना पड़ रहा है कि कोई काम का बंदा नहीं मिलता है, क्योंकि काम के बंदे जो हैं उनकी बहुत कंपनीज को कमी है, वैसे बंदे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काम के बंदे बहुत थोड़े हैं। ये सबसे बड़ा जो है कंपनी को फेस करना पड़ रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम। अनदर मेजर एरिया, एक और जो सबसे बड़ा मसला है जिसमें कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देने का बहुत बड़ा मसला है। लोगों को इंश्योरेंस जब करवानी होती है तब तो बड़ी जो है ना वो मीठे प्यार से जो है ना वो सारा डील करते हैं कस्टमर को, लेकिन जब वो करवा लेते हैं उसके बाद जो डील होता है ना करना, उसके बाद तो असर होती है वो फिर उसमें जो है कई जो है लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कई जो हैं वर्कर्स वो इंटरेस्ट नहीं लेते और बंदे के पुत्रों की तरह डील नहीं करते, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो भाग जाता है। तो बदले में ये है कि ना उनको कंपनी ऐसा कस्टमर हो, ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसा वर्कर होना चाहिए जो कि कस्टमर के साथ लॉयल हो और जो है ना उनकी डिमांड्स वगैरह सुने
और उनको जो है ना अच्छे मशवरे दे और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे, उनको गाइड करे, उनको अबाइड ना करे, उनको नज़रअंदाज ना करे, उनकी जो है वो कोई भी मसला मसाइल आता है, ऑपरेशनल रेगुलेटरी कोई भी फाइनेंशियल मसला आता है, कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती है या पैसों का कोई इशू बनता है, उनको पॉलिसी में से लोन निकलवा के दे, या फिर जो है ना उनको कोई महंगी पॉलिसी का ना बताए, उनको सस्ते रेट वाली पॉलिसी का बताए, या कोई भी कोई छोटे मोटे मसाइल आते हैं उनको क्लेम वगैरह निकलवा के देना है, तो वो सब जो है वो कस्टमर को सर्विस लाजमी दे। लेकिन ये हमारे यहाँ जो है करवा लेते हैं, लेकिन जो कस्टमर को सर्विस है ना वो बहुत कम लोग दे पाते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। इंश्योर डिलीवर्स एन एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस अल्टीमेट ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिट। अगर आप अपने कस्टमर से अच्छा बिहेवियर करोगे, इसका अच्छा तजर्बा रहेगा, वो अपने भाई की भी करवाएगा इंश्योरेंस, बेटे की भी करवाएगा, रिश्तेदारों की भी करवाएगा, अगर आप उसके साथ तल्लक अच्छा रखोगे। तो इसीलिए बेहतर यह है कि आप कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करें इस एरिया में, कस्टमर सर्विस को जो है वो अपने बेहतर से बेहतरीन करें, ताकि जो है वो कल को इसमें इम्प्रूवमेंट हो, इसमें थोड़ी और इनोवेशन लेके आए, जिद्दत लेके आए, मुख्तलिफ तरीक़ों से कस्टमर को जो है ना वो सर्विसेज दें। और अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो ये जो इंश्योरेंस का सेक्टर है ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और साथ साथ बढ़ने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी नए बन रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही हैं वो इंश्योरेंस करने वाले के लिए भी, और जो होते हैं रेगुलेटर्स जो इनको रेगुलेट करते हैं, जो मेंटेन रखते हैं इंश्योरेंस को, जो है ना ये सारे की फैक्टर्स को, ये सब चीज़ों को जो रेगुलेट करते हैं, उनके लिए भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चैलेंजेस हैं। यानी अब जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू गो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग टू अचीव ओवरऑल एफिशिएंसी टू अवॉइड फाइनेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। यानी अब कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नए से नए तरीके लाएं और जो है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें, अपने जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें जो है उसकी चेंजिंग करें, बिल्कुल जैसे 1970 का जैसा सिस्टम चल रहा है उसको चेंज करके नए तरीके से बीच में जिद्दत लाएं, नई चेंजिंग करें, नए से नई टेक्निक्स को अप्लाई करें, ताकि अपनी एफिशिएंसी उनकी बढ़े और जो नए आने वाले मसले हैं उनसे वो लड़ सकें, फाइनेंशियल या फिर कोई भी पॉलिटिकल जितने भी मसले मसाइल बनते हैं, ताकि उनमें उनसे लड़ने की, उनसे डील करने की उनमें ताकत हो उन कंपनीज में। तो हमें कस्टमर सर्विस अपनी बेहतर करनी है, और जो है काम के बंदे हायर करने हैं जो वाकई काम के हायर वगैरह को आप करते रहेंगे तो उससे कंपनी के भी रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, आपकी भी एनर्जी ज़ाया होगी जब आप बंदे को ट्रेन करते हैं और फिर आगे से वो जो है ना आपको फर्दर प्रॉपर टाइम ना दे पाए। तो ये चीज़ें जो हैं इन पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है कंपनीज का। The players in the insurance market should ensure that life insurance is presented to individual with all advantages and benefits। किसी बंदे को आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हो तो उससे कोई चीज़ बात छुपाओ ना, उसको सारे उसके फ़ायदे और नुकसान सब उसको चीज़ें आप गाइड करो। Better education and awareness would result from fair and quality transfer of knowledge would self represent a motivational force highly beneficial for economy in general of industry पर इन पर्टिकुलर। जो अच्छी एजुकेशन, अच्छे तरीके से अगले को आगाही देना, ये आपकी जो है टीम में आपके अंदर जो है काफ़ी हद तक वो तरक्की लेकर आएगा, आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा। तो आपके पास नॉलेज भी ऑल द टाइम होना चाहिए और इससे फुल पैकअप होना चाहिए, बगैर सोचे समझे कभी भी आप अपने क्लाइंट के पास ना जाएं। तो थैंक यू सो मच, यू हैव स्टेड दैट लॉन्ग, गुड लक, बहुत शुक्रिया आपका जो है ना आपने पूरी क्लास अटेंड की। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे और आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 2 एंड इंशाल्लाह हम आपको चैप्टर 3 में देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे नौजवान होनहार बेस्ट जो एजेंट्स हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा अपना नाम बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, उनके लिए जी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।